नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का क्लास नंबर छठा है और देखते हैं इसमें क्या खास है, क्योंकि जो है ना सीजीएल में इसमें 20 प्रश्न होंगे साइंस से। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण होगा, यानी कि इससे 60 नंबर के सवाल आएंगे, ठीक है ना। चलिए, हर एक सवाल जो है 3-3 नंबर का है। अगर चैनल पर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, आज का पहला सवाल देखने से पहले देखिए कि किन्हीं को यह पीडीएफ है ना, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आज का पहला सवाल है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? पानी के अंदर जो ध्वनि सुना जाता है ना भाई साहब, उसको कौन सा यंत्र बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन जो है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र है, ये ठीक है, हाइड्रोफोन। अगर हम ऑडियो फोन की बात करें तो ऑडियो फोन क्या है? ये जो है ना, ये मानव कान की श्रावण क्षमता को मापने के लिए, मानव कान की श्रावण क्षमता को मापने के लिए, ठीक है। अगर अगर हम बात करें जो इसका प्रयोग किया जाता है ना, ये ऑडियो फोन का, ये लोग ऑडियोलॉजिस्ट लोग के द्वारा उपयोग किया जाता है, इसके द्वारा ऑडियोलॉजिस्ट के द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि ये मापता है उसका कि कितना आवाज क्षमता, श्रवण क्षमता है। अगर हम बात करें हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर क्या है बताइए? हाइड्रोमीटर जो है ना, ये हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर जो होता है विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को ये क्या करता है? मापने के लिए होता है, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए? रॉकेट जो है, रॉकेट ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, या आर्किमिडीज का सिद्धांत? तो ये जो है ना भाई साहब, ये रॉकेट जो है न्यूटन का तृतीय नियम पर या सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए कैसे? तो बता, मतलब प्रत्येक क्रिया जो है ना, प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि आप इतना फोर्स इधर से लगा रहे हैं तो उधर से भी उतना होगा, ठीक है ना। मतलब कि ये जो बोल रहा है कि प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर जो होता है विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उधर से उतना भी लगा रहा है, उधर से उतना लगा रहा है। जैसे कि आप दीवार पर ऐसे मतलब धकलिए, तो क्या आप जितना इधर से लगा रहे हैं ना, उतना उधर से भी लग रहा है। चलिए, अगर न्यूटन का प्रथम नियम के बारे में बात करें, न्यूटन का प्रथम नियम क्या बोलता है कि जो एक मतलब कोई भी वस्तु है, ठीक है, वस्तु है, तो क्या है, वो तब तक स्थिर है ना जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। वो जो है ना स्थिर जब तक है तब तक। जैसे कि आप पेन को रख के छोड़, पेन यहाँ पर छोड़ दिए, ठीक है, पेन यहाँ पर छोड़ दिए, जब तक इस पर उठाइएगा नहीं या कुछ धकलिएगा नहीं तो क्या होगा, ये वहीं पर रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूटन का दूसरा नियम के बारे में, तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या बोलता है? तो क्या बोलता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाला असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होता है। माने बोल रहा है कि किसी क्या है, वस्तु के संवेग पर परिवर्तन की दर, ठीक है, सुनिए सिर्फ, उस पर लगने वाला क्या है, ये असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होता है, ठीक है। जितना बल लग रहा है उसको क्या होता है, समानुपाती होता है। चलिए अगला सवाल। शक्ति के विभिन्न मात्रकों को में कौन सम्मिलित नहीं है बताइए? कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक अशुभ शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट, ठीक है, ये सही है, ठीक है। एक वाट बराबर क्या होता है? 0.29 कैलोरी या सेकेंड होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1.340 अशुभ शक्ति के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। लेकिन 1 मेगावाट के बराबर जो है ना, ये नहीं होता है, ठीक है। 1 मेगावाट के बराबर ये गलत है, आंसर दिया हुआ इसका। 1 मेगावाट बराबर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? चलिए एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, जी बताइएगा जरूर, ठीक है। अगला सवाल। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो क्या होगा, क्या परिणाम हो सही होगा? तो ये जो है ना, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का जो भार होता है ना, वो शून्य हो जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान जो है वो वही रहेगा। चलिए याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि हुक का नियम किससे संबंधित है? हुक का जो नियम है वो किससे संबंधित है?
तो किससे संबंधित है आपका हुक का नियम? ये है ना, ये आपका प्रत्यास्थता से संबंधित है, आपका हुक के नियम। ये जो है, जैसे कि आप कोई स्प्रिंग लेते हैं, ठीक है, स्प्रिंग को आप ऐसे से खींचते हैं, इतना इतना खींच दिए, ठीक है, तो क्या वो अपने अवस्था में फिर से आने का प्रयास करेगा ना, ठीक है, तो फिर आके इससे से हो जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह जो है, ये क्या होता है, ये मतलब जितना आप खींचिएगा उतना खींचाएगा, लेकिन उसको क्या पुनः अवस्था प्राप्त करना होता है। यही चीज को आप हुक के नियम से संबंध समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दो व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे क्या कर सकते, क्या होगा उसके बीच? यदि दो व्यक्ति अगर चंद्रमा पर बात कर रहे हैं तो बातचीत करते तो क्या होगा, तो वे क्या हो सकता है, क्या होगा? तो ये जो है ना, एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते हैं। अगर चंद्रमा की सतह पर बातचीत किया जाए ना, तो एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन पाते, इसीलिए क्या करते हैं, उन लोग इशारा में बात करते हैं। क्या करते हैं? इशारा में बात करते हैं। चलिए अगला सवाल। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो स्पेसिफिक हीट निर्भर करती है, किस पर निर्भर करते हैं? किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करेगी? ये पदार्थ की प्रकृति कैसी है, इसके ऊपर यह निर्भर करती है। पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो है ना, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। चलिए याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल। परवलयिक दर्पणों जो पैराबोलिक मिरर जो होता है, का प्रयोग किया जाता है किसमें? परवलयिक दर्पणों जो पैराबोलिक मिरर है, किसमें प्रयोग किया जाता है? दंत चिकित्सक दर्पणों में, सेविंग दर्पण में, कार के हेडलाइटिंग लाइटों में, या ड्राइविंग दर्पणों में, किसमें? बताइए। ये जो है ना, एक कार की हेडलाइटों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? परवलयिक जो दर्पण होता है उसका, यानी पैराबोलिक मिरर को ये कार की हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है। चलिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने में किया जाता है? पूछा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? पढ़े हैं आप फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम? ये जो है ना, ये बहुत ही आसान सवाल है कि ये जो होता है, ये प्रेरित धारा के दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। किसको? प्रेरित धारा के दिशा को ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल। पहला 10वां सवाल बोलता है कि पदार्थ की अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, या विचार कीजिए। पहला बोल रहा है कि बोयल का नियम तापमान और आयतन का संबंध प्रकट करता है। क्या सही है? जो बोयल का नियम है वो तापमान और आयतन का संबंध प्रकट करता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है। चार्ल्स का नियम दाब और आयतन का संबंध प्रकट करता है, बिल्कुल। इस जो चार्ल्स का नियम है ना, आप पढ़िएगा तो वहां पे दाब और आयतन का संबंध प्रकट करता है। कौन? चार्ल्स का नियम। गे लुसेक का नियम दाब और तापमान का संबंध नहीं, ये जो बिल्कुल गलत है। जो गे लुसेक जो है ना, ये नहीं इसके संबंध प्रकट करता है, तो इसका दूसरा चीज है। ठीक है। आज जो पहला दूसरा सही है ना, ये ऑप्शन हमारा सही है। केवल और एक और दो, जो बोयल का नियम तापमान और आयतन पर संबंध प्रकट करती है, उसी तरह चार्ल्स का जो नियम है दाब और आयतन का संबंध प्रकट करती है। चलिए आज है अगला सवाल को देखते हैं। चलिए। किसी परमाणु को किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन तारों के चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती, उपयुक्त सिद्धांत है किसका? बताइए। पढ़े हिला। किसी परमाणु के जो है ना, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं एक समान नहीं हो सकती, किसके नियम के अनुसार ये है? बताइए, बताइएगा। ये जो है ना, इसका नियम आप पढ़े होंगे। पाउली अपवर्जक अपवर्जन का नियम जो है, ये इसका उपयोग सिद्धांत है। क्या? कि एक किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। चलिए अगला सवाल। पीएच मान निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करता है? जिस पीएच वैल्यू होता है ना, तो क्या प्रदर्शित करता है? आपको याद है? जो पीएच वैल्यू होता है ना भाई साहब, ये प्रदर्शित करता है आपका कि किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन को यह प्रदर्शित करता है कि कितना ये अम्ल है, इसमें कितना क्षार है, कौन क्षार है कौन अम्ल है, ये इसको वैल्यू प्रदर्शित करता है। ठीक है। अगला सवाल। विद्युत संयोजक बंध बनाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है बनाता है, कौन बनाता है? विद्युत संयोजक बंध जो है बनाता है, कौन बनाता है? ये जो है ना भाई साहब, ये विपरीत आवेशित आयनों के मध्य जो है विद्युत संयोजक बंध बनाता है। चलिए अगला सवाल।
इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस अभिक्रिया में होती है? बताइए, इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है ना, वो किस में होता है? उत्प्रेरण उत्प्रेरण में, ऊष्माशोषी में, ऑक्सीकरण में या अपचयन में? किस में होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति? तो इलेक्ट्रॉन जो त्यागने की प्रवृत्ति होता है ना भाई, ये होता है ऑक्सीकरण में। किस में होता है? ऑक्सीकरण में यह होता है। याद रखिए, कहाँ होता है? ऑक्सीकरण में। अगला सवाल, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी, उस समय जो मेंडलीव ने ज्ञात किया था, उसमें तत्वों की संख्या कितनी थी? बताइए, मेंडलीव याद है? जी, आप सही बोल रहे हैं कि मेंडलीव के समय जो है ना, ये 63 तत्व ज्ञात थे उसमें। कितना? 63। याद रखिएगा, 63 63 63। अगला सवाल, निम्नलिखित में असत्य कथन चुनिए, कौन सा कथन इसमें गलत है? सुनिए, बताइएगा। जी, बताइए कि आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति होती है। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थित होती है। बताइए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ क्या पूछा? गलत पूछा, यानी असत्य पूछा है। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति होती है, बिल्कुल। अस्ट्रांसियम उपस्थित के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। अस्ट्रांसियम जो है की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग जो होता है उत्पन्न होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अस्ट्रांसियम जो है ना, इसकी उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। इसी तरह लिथियम, लिथियम सबसे हल्की धातु और ऑस्मियम जो होता है, ऑस्मियम सबसे भारी धातु होता है। बिल्कुल सही कि लिथियम जो है सबसे हल्की और ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु, यानी कि इसमें एक को ऑप्शन ऐसा नहीं है जो गलत है, यानी सभी सही है। चलिए, गुरु जल कहलाता है, ऐसे बोले गुरु जल क्या है सर? ये भारी जल पूछ रहा है, भारी जल, ठीक है। तो क्या क्या का मिश्रण होता है उसमें? होता है भारी जल में। तो जो होता है ना भाई, गुरु जल या भारी जल, ये क्या होता है? ये होता है ऑक्सीजन और हेवी हाइड्रोजन इसमें होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन और हेवी हाइड्रोजन इसमें गुरु जल कहलाता है, ठीक है, मिलकर। मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में प्रयुक्त रेडियो असमस्थानिक है। बताइए, पूछा है सवाल कि मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। कौन सा रेडियो समस्थानिक है? बताइए, बताइएगा। बताइए, कौन सा रेडियो समस्थानिक है? कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें जो है ना, कैलिफोर्नियम जो है, कैलिफोर्नियम 252, ये जो है रेडियो समस्थानिक है। मृदा में जो नमी की मात्रा ज्ञात करने में जो प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है, वो क्या है? कैलिफोर्नियम 252, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि थियोफ्रेस्टस ने निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की? थियोफ्रेस्टस जो आप पढ़ेंगे बायोलॉजी में, तो बताइए किस पुस्तक की रचना किया था उसने? थियोफ्रेस्टस ने, थियोफ्रेस्टस भाई साहब ने क्या किया था? हिस्टोरिया प्लांटेरम का खोज रचना है, और ऑन द कॉजेज ऑफ प्लैनेट्स, ये भी उन्हीं का रचना है। कौन सा? हिस्टोरिया प्लांटेरम ऑन द कॉजेज ऑफ प्लांट्स, ये क्या? थियोफ्रेस्टस के पुस्तक की रचना है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। चलिए, अगला सवाल, व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न जो है किसकी एक किस्म है? व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न जो है किसकी एक किस्म है? तो ये किस्म किसका है? हाय व्हाइट लेग ना, ये जो है ना, कुक्कुट का एक किस्म है। कौन? व्हाइट लेग हॉर्न जो है एक कुक्कुट का एक किस्म है। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल। अगला सवाल कि फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? क्या है कार्य उसका? तो फ्लोएम का आप पढ़े होंगे कि पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना इसका कार्य है फ्लोएम का। तो याद रखिएगा कि फ्लोएम का जो मुख्य कार्य है कि पत्तियों द्वारा जो निर्मित होता है भोजन, उसको कहाँ पहुंचाता है? विभिन्न भागों तक इसका पहुंचाने का काम है। किसका? फ्लोएम का, इसका मुख्य कार्य है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि के मापन हेतु निर्मित किया गया है? बताइए, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि के मापन हेतु निर्मित किया गया है, तो कौन सा निर्मित किया गया है? ये जो है ना, क्या उसको क्या किया गया? एक केस्कोग्राफ,
किस्कोग्राफ जो है इसका जो 1895 में इसका खोज होता है। 1895 में किस्कोग्राफ जो क्या है, ये पौधों के वृद्धि के मापन में इसका निर्मित किया गया है। इस पौधों की जो वृद्धि होगा इसका मापन करने के लिए किस्कोग्राफ को इन्होंने जो है 1895 में बनाया। अब बोले कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ जानते हैं क्या होता है? एक कार्डियोग्राफ जो है ना, अब जाते दिल की धड़कन को जानते हैं ना, वहां पर जाते कार्डियोलॉजी, वहां पे वो मापता है कि कितना धड़ चल रहा है, चल दी 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 दी। इस तरह पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या है? पॉलीग्राफ जैसे होता है कि कोई आदमी अगर झूठ बोल रहा है, मतलब कोई अपराधी है झूठ बोल रहा है, तो उसको क्या किया, उसको पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है झूठ को मतलब सच्चाई में बदलने के लिए। पॉलीग्राफ टेस्ट से क्या होता है कि आदमी उसमें देखिएगा, अगर कोई अपराधी होगा या तो कहीं सुने भी होंगे, एक बार सर्च कर लीजिएगा नेट पर और बेहतरीन पता चल जाएगा। ठीक है, पॉलीग्राफ टेस्ट। इसका मतलब है कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं, अपराधी वगैरह है, उसको क्या किया जाता है, पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाता है। इसी तरह अगला सवाल है कि एड्स, क्षय रोग और मलेरिया जो GFTATM जो से लड़ने हेतु वैश्विक कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एड्स, क्षय रोग और मलेरिया जो है से लड़ने हेतु वैश्विक कोष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बताइए, बताइएगा। ये जो है ना, यह सरकारों, नागरिक समाजों, निजी क्षेत्रों और रोगों से प्रभावित लोगों के बीच साझेदारी है। क्या है? यह सरकारों, नागरिक समाजों, निजी क्षेत्रों, रोगों से प्रभावित लोगों के बीच क्या है, एक साझेदारी है। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन के बी है केवल दो, ये सही हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए अगला सवाल। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी क्या है बताइए। शल्य क्रिया जो ऑपरेशन थिएटर में होता है ना, ऑपरेशन में जो होता है ओटी, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी जो है ना भाई साहब, एक कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। जो हिप पॉइंट होता है ना, हिप ज्वाइंट, इसका प्रतिस्थापन होता है, रिप्लेसमेंट होता है किसका, किसमें? शल्य क्रिया जो ऑर्थोप्लास्टी है, ये क्या, कूल्हे के जोड़ को प्रतिस्थापन, क्या मतलब हिप ज्वाइंट का रिप्लेसमेंट होता है, ये इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल आज का है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? बताइए। जो मानव में ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो किसके द्वारा किया जाता है, यानी किसके माध्यम से किया जाता है? बताइए। ये जो है ना भाई साहब, ये हीमोग्लोबिन के माध्यम से किया जाता है और रुधिर प्लाज्मा के माध्यम से किया जाता है। यानी कि ऑप्शन जो सी है, ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो हीमोग्लोबिन और रुधिर प्लाज्मा के माध्यम से किया जाता है। चलिए याद है, चलिए याद रहेगा ना। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को एक बार झारखंडी जोहार और सभी को नमस्कार।